हेलो। हिंदी माध्यम के सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल टीच केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैंने आप सभी को जो है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बताया था और परमाणु के बारे में बताया था। इसी के साथ अगला जो हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम आपको बताएंगे द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, ये क्या होती है। और एक होती है मेसन थ्योरी, जो नाभिक था हमारे पास, नाभिक पे एक मेसन थ्योरी भी दी गई थी, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद हम इस पे बहुत सारे सवाल भी करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको जो है ले चलता हूँ मेसन को। जब मेसन क्या होता है देखिएगा आप, मेसन देखिएगा। अब जो है नाभिक, मैंने बताया कि नाभिक का जो स्थायित्व है ये कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जो नाभिक का जो स्थायित्व है, नाभिक के स्थायित्व की जो मेसन थ्योरी थी, मेसन थ्योरी दी थी, वो कहते हिदेकी युकावा ने दी थी। वैसे तो इसका कोई इंपोर्टेंस इतना खास नहीं है, फिर भी इसका पता होना चाहिए। एग्जाम वगैरह का पता नहीं है कि भाई एग्जाम में हमें क्या क्या चीज़ दे सकता है, ठीक है। इसका तो करेक्ट जो है अनुमान नहीं लगा सकता कोई व्यक्ति भी। और जो है देखिएगा, जो मैंने बताई आपको नाभिक के स्थायित्व की मेसन थ्योरी हिदेकी युकावा ने दी थी। अब बात आती है कि मेसन क्या होता है, कि मेसन आखिरकार मेसन जो हमारा मेसन है, ये मेसन हमारे क्या वाला है, क्या चीज़ है, ऐसा कण है कि क्या चीज़ हमारे पास। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ आपको थ्योरी। देखिएगा, जो मेसन मैंने बताया था कि नाभिक के स्थायित्व की मेसन थ्योरी की थी, हिदेकी युकावा ने दी थी। दूसरे पास इसमें आता है कि मेसन सिद्धांत के अनुसार, मेसन सिद्धांत के अनुसार जो है नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन मेसन के विनिमय द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। वो पूछ सकता है अगर मेसन थ्योरी के अनुसार बताओ कि जो नाभिक की परिभाषा है, मेसन थ्योरी के अनुसार बताओ कि जो हमारे पास है मेसन में क्या क्या होता है। तो मेसन थ्योरी ने बताया था, क्या सवाल पूछा मेसन थ्योरी क्या है, मेसन थ्योरी किससे कहते हैं, मेसन थ्योरी से क्या क्या बातें हुई थी। तो आपको जवाब देना, मेसन थ्योरी के अनुसार नाभिक में न्यूट्रॉन में प्रोटॉन मेसन के विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, एक दूसरे को द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, वो बंधे रहते हैं। दूसरी बात, जो मेसन होता है, मेसन को जो हम डिनोट करते हो पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब जो हमारे पास होता है दूसरी बात, हमारे पास जो मेसन होता है, मेसन लिखिएगा, मेसन की जो खोज थी, लिखिएगा मेसन। पूछ सकता है सवाल में कि मेसन की खोज या खोजकर्ता, बात एक होती खोज या खोजकर्ता, वो आपसे कहते हैं खोज किसने की या खोजकर्ता। बात हमारे पास क्या होती है, एक ही होती है। तो लिखिएगा जी सी। याद आ रहा है आपको क्या नाम था, पोवले। जीसी पोवेल द्वारा ये मैं साफ करके लिख रहा हूं, जीसी पोवेल द्वारा, ठीक है। तो बोल सकता है कि जो मेसन है, मेसन की खोज किसने की थी, जीसी पोवेल ने। और नाभिक के स्थायित्व की मेसन थ्योरी थी हिदेकी युकावा। दोनों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर, ध्यान रखना। अंतर ये है, अगर बात करें नाभिक के स्थायित्व की तो वो जो दी थ्योरी वो हिदेकी ने दी थी, और बात करें मेसन, खाली मेसन की खोज किसने की थी, तो वो आपको बताना जीसी पोवेल ने, ठीक है। अब मेसन के जो होते हैं, मेसन हमारे पास, ये हमारे पास प्रकार हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं।
तो प्रकार हमारे पास लिखेगा, सबसे पहला होता है उदासीन मेसोन। क्या होता है? उदासीन मेसोन, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे? हमारे पास ये, ठीक है। उदासीन मेसोन हमारे पास पाई नोट से करेंगे। उदासीन के बाद हमारे पास जो है, आपको याद रखना, अगर बात कर दूं मैं ऋण मेसोन, ऋण मेसोन अगर हम बात करेंगे तो ऋण मेसोन हमारे पास निगेटिव होगा। एक होगा धन मेसोन, धन अगर मेसोन की बात करेंगे तो पाई पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है? धन पाई मेसोन, या पाई लगा सकते हो, धन पाई मेसोन अगर आप लगाना चाहते हो तो। वैसे तो बात एक ही है ऋण, या आप इसे इस तरह लिख सकते हो उदासीन, या लिख दो पाई। यहां पर कह सकते हो ऋण पाई मेसोन, और यहां पर है धन पाई मेसोन। ये हमारे पास कितने प्रकार हो गए? इसके पास 3 प्रकार हो गए। कितने हो गए? 3 प्रकार। मेसोन कितने प्रकार का तो पूछ रहे, सवाल में पूछ लेता बोर्ड में, या जो एग्जाम किसी एग्जाम पूछ लेता आपसे, बताइए मेसोन कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप। एक होता है हमारे पास पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई उदासीन, मतलब कि 0, न्यूट्रल, इंग्लिश बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। अगर बात करूं मैं इंग्लिश में, उदासीन पाई मतलब होगा न्यूट्रल पाई मेसोन, निगेटिव पाई मेसोन, पॉजिटिव पाई मेसोन, ठीक है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखेगा, डाल लीजिएगा हेडिंग महत्वपूर्ण बिंदु। इसी मेसोन टॉपिक में लिखेगा प्रोटॉन तथा, लिखेगा प्रोटॉन, मैं पीछे तरह से करता हूं, प्रोटॉन, पी का मतलब है प्रोटॉन है, पी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य उदासीन, लिखो के मध्य उदासीन पाई, क्या लिखा मैंने? उदासीन पाई मेसोन, पाई नोट मतलब पाई का मतलब उदासीन का विनिमय होता है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिएगा आप, ठीक है। कि जब हमारा प्रोटॉन तथा एन का न्यूट्रॉन के मध्य उदासीन पाई का विनिमय होता है। पूछ जगह न्यूट्रॉन के मध्य, वो प्रोटॉन के मध्य कौन सी पाई का होता है भाई? ऋणात्मक का, धनात्मक का, उदासीन का, किसका? तो आपका जवाब देना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य किसका विनिमय होता है? आपका किसका होता है? उदासीन का, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा आप और पॉइंट लिखिएगा, 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिएगा अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि प्रोटॉन एक ऋण पाई मेसोन। प्रोटॉन अगर एक ऋण, जो प्रोटॉन की अगर हम प्रकृति की बात करें तो पॉजिटिव होता है, समझ रहे हो। परंतु यहाँ पर क्या है कि प्रोटॉन एक ऋण पाई मेसोन ग्रहण करके क्या बदल जाता है? न्यूट्रॉन। पूछ सकता है सवाल में, बताइएगा यदि प्रोटॉन एक ऋण पाई मेसोन ग्रहण कर लेता है तो किस बदल जाता है? प्रोटॉन बदल जाता है, न्यूट्रॉन बदल जाता है, किस में बदल जाता है? तो आप कौन से? न्यूट्रॉन बदल जाता है। दूसरी बात यह है कि न्यूट्रॉन N4 है, न्यूट्रॉन एक धन पाई मेसोन ग्रहण करे तो वह किसमें बदल जाता है? प्रोटॉन में बदल जाता है। मेन पॉइंट लिखना है आपको, किस चीज में बदल रहा है, तो वो क्या बदल रहा है? प्रोटॉन में बदल रहा है, ठीक है। तो हमारे मेसोन की जो थ्योरी थी, या मेसोन जो था हमारे पास मेसोन, उसकी महत्वपूर्ण बातें मैंने करा दी। अब हमारा अगला टॉपिक जो शुरू हो रहा है, डायलेक्ट हेडिंग बहुत शानदार होने वाला है, डायलेक्ट द्रव्यमान संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिएगा अब बात आती है द्रव्यमान संख्या, किसके आती है? द्रव्यमान संख्या। कभी कभी आपने पढ़ा होगा, और ये जो बहुत मुख्य बात है, कोई भी व्यक्ति हमसे पूछ सकता है, जहाँ केमिस्ट्री पढ़ लो द्रव्यमान संख्या किसकी होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो इसके बारे में आपको थ्योरी का अनुमान, मतलब कि अनुमान का तो पता होना बहुत जरूरी है।
द्रव्यमान संख्या की मैं परिभाषा बता दूं। द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। लिख लीजिएगा मास नंबर, MASSNUMBER, मास नंबर बोलते द्रव्यमान संख्या को। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि परमाणु में नाभिक, या आप सीधा बोल सकते हो, सिंपल सी परिभाषा है कि भाई नाभिक तो परमाणु में होता है, नॉर्मल सी बात है कि नहीं। तो सिंपल आप लिखना, यह बताना किसी को कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या। मैं आपको बताऊंगा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, मैंने बता दिया, आपको याद होना चाहिए क्या होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग मतलब टोटल, कुल योग को द्रव्यमान संख्या कहती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको लिखनी पड़ेंगी, खाली इससे काम नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। आपका लिखिएगा इसमें कि यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। लिखिएगा यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। मेन बिंदु हो सकता है कि भिन्नात्मक हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं, यह हमेशा पूर्णात्मक संख्या होती है। अधिक द्रव्यमान, ठीक है, यह सदैव, यह यहाँ पर एक लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक लिया ना आपको, यह सदैव लेना, यहाँ पर जो है ध्यान, यह है बोल तुम वही रहा था, अपन तो लिखा कर लिया, यह सदैव एक पूर्णांक संख्या है, यह होती है। डेफिनेशन चेक करने के लिए लिख दीजिएगा, यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। अब मैं उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण मैंने उदाहरण ले लिया कार्बन 6 और 12। मैंने पूछ लिया बताइए द्रव्यमान संख्या कौन सी है। तो याद रखना, जो भी किसी भी तत्व के टॉप पे होगी, ऊपर होगी, वही हमारे पास क्या होगी? द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। मैंने पूछ लिया ये भी द्रव्यमान संख्या होगी हमारे पास। मैंने पूछ लिया ये द्रव्यमान संख्या हो गई, द्रव्यमान संख्या हो गई। बात समझ में नहीं आ रही है? कभी कभी एक बात हो रही है, मेरी याद रखिएगा, जैसे कि मैं लेता हूं क्लोरीन को, तो कभी कभी किसी किताबों में या कुछ टीचर जो होते हैं वो इस तरह लिख देते हैं 6 और यहीं पर लिख देते हैं 12, और किसी किताब में इस तरह लिखा जाता है यहाँ पर 6 होगा और इस वाली साइड में अगली वाली 12 होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बात एक ही होती है। वो इसके यहाँ पर टॉप में लिख दे या उसके लिए साइड में लिख दे, बात हमारे पास एक ही है। समझ पा रहे हो? अब जो इसमें बात आने वाली महत्वपूर्ण उदाहरण लिख लीजिएगा आप। मैं लिख दिया आपको उदाहरण जो है ये, तो जैसे कि मान के चलिए कार्बन 6 12 हो गया और नाइट्रोजन का हमने ले लिया 14, और इसी तरह से हमारा क्लोरीन हो गया 17 तो 35। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये हो गया। अब इसे महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बातें और लिखी थोड़ी सी, संख्या वाली। एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखें। लिखिएगा अधिक द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु, अधिक द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु रेडियो सक्रिय, क्या रेडियो सक्रिय होते हैं? क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय हमारे पास क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। अधिक द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु, अधिक द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु रेडियो सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय होते हैं। अब सर रेडियो सक्रिय क्या होते हैं भाई? जिसकी अधिकतम द्रव्यमान संख्या होगी, अधिकतम, जैसे कि मैं अधिकतम का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने क्लोरीन 35 हो गया या आगे 38 आ गया, मतलब 40 आ गया, ये नहीं, मतलब एक के ही समरूप होने चाहिए, एक के ही 2-3 रूप। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण, अधिक सक्रिय कौन सा कहलाएंगे? रेडियो सक्रिय कौन सा कहलाएंगे? यहाँ देख लो, मैं लिखा यहाँ पर ये व कार्बन, यहाँ पर लिख दिया 13, व मैंने कार्बन लिखा 14, व मैं लिखा कार्बन 15, इस तरह से 14 तक लिख लीजिएगा, सॉरी इतने बहुत है। देखो कार्बन 12 भी है, यहाँ पर परमाणु संख्या एक ही है, परंतु 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। इसका मतलब ये कार्बन जो हमारे पास है,
वो क्या हो गया हमारे पास, एक रेडियो सक्रिय हो गया। क्या हो गया, एक रेडियो सक्रिय हो गया। देखिएगा जैसे कार्बन हमारे पास जो है 12 हो गया, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 14 हो गया। तो ये क्या है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है। मैं बात कर लूँ, अगर कार्बन में बात करता हूँ रेडियो सक्रिय कौन सा, ये देखेंगे कार्बन हमारे पास 614 है। कार्बन 614 में कार्बन 614 जो रेडियो सक्रिय है। क्या है, रेडियो सक्रिय है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कार्बन 613 और 14 में भी क्या है, रेडियो सक्रिय है। ठीक है, परिभाषा को देख लीजिएगा जो मैं लिखा है और देख के समझ लीजिए बिल्कुल जो मैं बता दिया है। और हर एक सवाल आपको, वैसे इतने एक्स्ट्रा आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद ही करना है। मेन पीच द्रव्यमान संख्या है, कोई पूछ लेता आपसे, इस तरह का सवाल तो कभी आया नहीं है ऐसा, और यदि आए तो आप कर देना। ठीक है, मैंने इसलिए करा दिया। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है हमारा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है देखिएगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है हमारे पास, परमाणु क्रमांक को इसे बोल सकते हैं आप एटॉमिक नंबर। क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप, एटॉमिक नंबर। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, याद रखना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिखिएगा, यह सदैव पूर्णांक, यह सदैव पूर्णांक होगा या होता है, सदैव पूर्णांक होता है। दूसरी बात, जो हमारे पास एक परमाणु क्रमांक था, परमाणु क्रमांक बिल्कुल एग्जैक्ट जो विचारधारा दी थी, परमाणु, याद रखेगा, परमाणु क्रमांक की विचारधारा पूछ लेता कभी कभी आपसे कि किसी विचारधारा दी थी, विचारधारा किसे दी थी, यहां लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा, जो विचारधारा बोली थी हेनरी, क्या बोलते हैं, हेनरी मोसले ने, हेनरी मोसले ने, हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक की सबसे पहले विचारधारा दी थी। बात समझ में आती है। दूसरी बात, इसमें एक मेन पॉइंट लिखिएगा कि किसी भी तत्व की, कोई तत्व हमारे पास है कि जो परमाणु, हमारे तत्व का जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी मूलभूत इकाई होती है। लिखिएगा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, क्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, बात देखी है, परमाणु क्रमांक तत्व का मूलभूत, क्या, मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, समझ रहे हो। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक तत्व का मूलभूत गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। बात समझ रहे हो। इसका मतलब कहने का ये है कि अर्थात ये जो मूलभूत गुण का मतलब क्या होता है, मूलभूत गुण का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जो हमारे पास तत्व है, तत्व के भौतिक, क्या, भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर, रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। बात क्लियर है, स्पष्ट है, समझ में आती है, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद है मुझे आप सभी से। देखिएगा, पूछ लेता कि बताइएगा परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, तो कहोगे आप कि जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक हमारे पास जो है तत्व का मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण का मतलब ये होता है
कि उसके भौतिक गुण व रासायनिक गुण क्या है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छी बात। अब जो है कुछ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो कि एक स्पष्ट रूप से ऐसी बातें कि जो आपको सवाल करने पर ये जो आप प्रश्न करोगे उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। समझ रहे हो? चलते हैं उसी ओर, समझ लो मेरी बात को। ये जो संबंध मैंने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। डबल स्टार लगा लीजिए इस पर, देखिएगा इसी से बहुत सारे सवाल हमारे आज जो है सोल्व होंगे, सरल होंगे बिल्कुल। अभी मैं आपको सवालों की ओर ले जाऊंगा। आपको जो मैं थ्योरी लिखवाई है इसको मैं सवालों पर कैसे फॉलो करना, कैसे इस पर आधारित है, किस तरह सवाल को हमें कर लेना है, सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। तत्व का परमाणु क्रमांक याद रखो, तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। कहने का तात्पर्य मेरा यह है जो प्रोटॉन की संख्या होगी, जो प्रोटॉन की संख्या होगी मेरे भाई, वही परमाणु क्रमांक होगा। दूसरी बात, बराबर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। यदि कोई उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही प्रोटॉन की संख्या होगी, वही परमाणु क्रमांक होगा। जैसे मैं पूछ लेता हूं मैं आपसे, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, उदाहरण दे दिया कि हमारे पास जो है, हमारे पास नाइट्रोजन है, मान लीजिए 14 है और ये 7 है। मैंने पूछा कि इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जो है 7 है। क्या है? परमाणु जो क्रमांक है वो क्या है? 7 है। तो मेरे भाई परमाणु क्रमांक भी 7 है इसका, और प्रोटॉन की संख्या भी 7 है, और उदासीन परमाणु मतलब कि उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 है। उदासीन का मतलब यह है जब तक मैं आपको इस तरह इस वाली फॉर्म में दे रहा हूं, मैंने इस फॉर्म में दे दिया आपको, मैंने इसके ऊपर ना माइनस लगाया है और ना ही पॉजिटिव लगाया है, कुछ भी नहीं है। या तो वो खाली ब्रैकेट में है या तो फिर बाद में वो इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि उदासीन है। उदासीन का मतलब यह है कि ना तो उसके ऊपर कोई ऋणात्मक होगा चिन्ह और ना ही धनात्मक चिन्ह होगा। धनात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव, उस पर कोई चिन्ह नहीं होगा, वो उदासीन कहलाएगा। यदि ये कह दें आपसे, ये बोल दें आपसे, मैं आपको सवाल को लेके जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ पर माइनस है, अब ये सवाल बन जाता कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी मेरे भाई, तब परमाणु क्रमांक तो 7 ही होगा, परमाणु क्रमांक तो 7 ही होगा। परंतु अगर मैं पूछ लेता हूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अब नहीं होगी। अब क्या करना होगा, जो हमारे पास परमाणु क्रमांक 7 है उसमें जितना भी आपका ऊपर है, अगर -1 है तो +1 जोड़ देना है, और +1 है तो -1 घटा देना है। तो यहाँ पर कितना है? -1 का मतलब हो रहा +1 जोड़ना है, तो बराबर 8 आ गया। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 8 है, पर परमाणु क्रमांक 7 है, और प्रोटॉन की संख्या भी 7 ही होगी। क्लियर है बात? एक बात और, जो हमारी आधुनिक आवाज सारणी थी, आधुनिक आवाज जो सारणी थी हमारी, उसमें जो है ना परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को लिखा गया है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है हमारे तत्वों को। ये बात आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको आवाज में पढ़ा दूंगा, पर आपको लिखना तो लिख लीजिएगा कि लिखिएगा आधुनिक आवाज सारणी। आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, महत्वपूर्ण बिंदु के बाद तुरंत हम सवाल की ओर चलते हैं। अब हमारे पास अगले टॉपिक आते हैं। कभी कभी सवाल में आपसे पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता हो, निकलने की संभावना होती है कि संभारिक की परिभाषा बताइएगा। संभारिक किसे कहते हैं? वो आपको 2-3 एग्जाम्पल लिख के दे देगा, पूछ लेगा बताइए संभारिक है कि संभारिक है, समस्थानिक है, न्यूट्रॉनिक है, क्या है? तो आपको बताना है इसमें। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल तुरंत ही हो जाएगा सवाल, देखिएगा। मैं ले लेता हूं संभारिक की बात। तो संभारिक में आपको लिखना है खोजकर्ता। खोज किसने की थी? इलियास सोडी ने।
खोज किसने की थी? सोडी ने खोया था समस्थानिक को। किसने खोया था? समस्थानिक खोया सोडी ने। मेन बिंदु समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक परिभाषा लिखेगा मेन बिंदु लगाकर यहाँ पर। यह परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न। बस इतना सा लिखना आपको। परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न होगा, वही समस्थानिक होगा। क्या होगा? समस्थानिक। मैं उदाहरण, अगर मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैं लिया 7 नाइट्रोजन 14 पढ़ा होगा आपने। मैं लेता हूँ ये पढ़ा होगा। तो आप देख रहे हैं उसमें इनके जो परमाणु भार हैं, परमाणु भार मतलब जो ऊपर होंगे, परमाणु भार दोनों में क्या है? भिन्न है, परंतु परमाणु क्रमांक सेम है। इसका मतलब ये समस्थानिक का उदाहरण हो जाता है। इसी तरह मैं लेता हूँ, मान के चलिएगा क्लोरीन 17 होती है, परमाणु क्रमांक कितना? 17। तो मैं लेता हूँ 35 और मैं ये बोल देता हूँ इधर 37। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? समस्थानिक हो गया। बात स्पष्ट है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब आओ समभारिक में। समभारिक में लिखेगा डेफिनेशन, इसमें उल्टा कर दीजिएगा कि जो परमाणु भार होगा, परमाणु भार समान होगा, परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न होगा। भिन्न होता है, वही घटना, वही क्रिया समभारिक कहलाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, आप जानते होंगे उदाहरण में आर्गन 18 होता नहीं होता इसका, तो कभी कभी यहाँ पर 40 और मैं लिख देता हूँ कैल्शियम 20 है, परंतु इसका भी 40 है। तो आप देख रहे हो परमाणु भार तो हमारे पास समान हो गए, परंतु परमाणु क्रमांक हमारे पास भिन्न हो गए। इसे हम बोलते हैं समभारिक। अब जो मेन बिंदु आता है लिखेगा समन्यूट्रॉनिक। अब आता है समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक पर अर्थ समझ लीजिएगा। समभारिक में देखो भार सम, एक बात मैं बता देता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक भी होती है इसकी। जैसे मैंने बोला समभार, देखो मेरी बात सुनो। समभारिक में क्या था कि जो हमारा परमाणु भार समान, सम का मतलब एक समान और भार का मतलब कि वो भार। तो याद रखिएगा परमाणु भार जब भी आए, तुमसे बोला समभारिक, तो भारिक का मतलब ये होता है कि वो भार, परमाणु भार, और सम का मतलब होता है एक जैसा। जिसमें परमाणु भार एक जैसा होगा, परमाणु भार समान होगा, वही समभारिक होगा। समस्थानिक उसका उल्टा होगा। अब आगे समन्यूट्रॉन, इसकी आप जो है परिभाषा या आप इसके नाम से जान रहे होंगे कि सम का मतलब होगा एक जैसा, न्यूट्रॉन का मतलब होगा न्यूट्रॉन की संख्या, कि जिसमें क्या होगा न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, वही कहलाएगा समन्यूट्रॉनिक। सबसे बढ़िया तरीका है ये। समान लिख लीजिएगा, न्यूट्रॉन की जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वही घटना कहलाती है क्या? समान होती है, वह घटना कहलाती क्या? समन्यूट्रॉनिक। वह समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। एक बात और महत्वपूर्ण, अगर लिखा जाए आइसोटोन, घबराना बिल्कुल नहीं। आइसोटोन बोल दे या बोल दे समन्यूट्रॉन, बात एक ही होगी। जिस तरह मैं कह दूं एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, जैसे एक व्यक्ति का नाम श्यामा है और दूसरा कह लीजिए कि सामू, तो बात तो एक ही, व्यक्ति एक है परंतु नाम दो हैं, पर व्यक्ति तो एक ही। इसी तरह यह एक ही है परंतु नाम इसके दो हैं। आइसोटोन हमारे पास इंग्लिश का नाम है। कभी कभी हिंदी वाले जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं वो कभी कभी -5 कर देते हैं नीट में, और बोर्ड में भी कर लेते हैं प्रॉब्लम। देखो जितनी हमारे पास ये होते हैं जो टॉपिक होते हैं मेन, जैसे मान लो परमाणु भार, परमाणु क्रमांक
इलेक्ट्रॉन, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो इन चीज़ों को आप इंग्लिश में भी याद करें। कभी कभी क्या होता है, इनके मीन इंग्लिश में लिख कर दिए, जैसे कि मान के चलिएगा मैंने बोला समन्यूट्रॉन बोल दिया और इसके में इंग्लिश में बोलता है आइसोटोन। मैंने आपको सिर्फ खाली समन्यूट्रॉनिक पढ़ाया था और बोर्ड एग्जाम आया था कि बताइएगा आइसोटोन किससे कहते हैं, तो बच्चे का सर पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश जो मेन टॉपिक जिस पर हम चल रहे हैं मैं लिखवाऊँ भी ना, तो आप बता देता हूँ आपको उसकी इंग्लिश, तो आप जो है उसको लिख लिया करो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश में भी जो है आपको दे देता है, तो आपको दोनों चीज़ में पता होना चाहिए। चाहे परिभाषा आपको ना पता हो, पर जिस टॉपिक में आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक का इंग्लिश मीन आपको याद होना अनिवार्य अति आवश्यक। चलते हैं, ये हो गया समन्यूट्रॉनिक हो गया। तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, मैंने आपको उदाहरण दे दिया मेरे भाई, कार्बन 14 है ये, ठीक है, और मैं दे दिया आपको नंबर 2 दे दिया 7 और ये 14, 15 मान लो, 15 मैं लिखवाया तो 15 होता नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसमें वो न्यूट्रॉन की संख्या, अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन में, पहले वाले कार्बन की बात करूं मैं, और मैं कार्बन की बात करता हूं, तो कार्बन न्यूट्रॉन की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी लगाओ, 9 आएगी। वो सॉरी, अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालूं तो आप जो है 14 में से 6 घटा दोगे नहीं घटा दोगे, और इसी तरह आप यहाँ पर घटाओगे 15 में से आप 7 घटा दोगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी न्यूट्रॉन संख्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इससे कार्बन में हमारे पास कितनी आएगी, 8 आएगी, और नाइट्रोजन में कितनी आएगी, 8 आएगी। तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन में भी और कार्बन में भी संख्या हमारे पास 8 और 8 आ रही है जब न्यूट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं। और वही हमारी परिभाषा है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, वही क्या कहलाएगा हमारे पास, न्यूट्रॉन, मतलब कि सब न्यूट्रॉनिक कहलाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं कह दूं कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। देखो एग्जांपल, जैसे कि मैं मान लेता हूँ जल है हमारे पास, तो 2 + के 8 कितना क्या, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं बात करूँ सोडियम की, परमाणु क्रमांक होता है 11 माइनस के 1 बराबर 10। बच्चे सोचे सर टाइप कर सर आपने, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास मॉलिक्यूल मतलब अणु होंगे, जो हमारे पास अणु होंगे और जितनी बार जुड़े होंगे, जो हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें सबसे पहले जिस अणु को निकाल रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए, और परमाणु क्रमांक के साथ जितनी बार जुड़ रहा होगा उसको उससे गुणा कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन हमारे पास है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो हमारे पास है उसका परमाणु क्रमांक है 1, जुड़ा हुआ कितनी बार, 2 बार, 2 कर दिया, प्लस जोड़ना है। ऑक्सीजन कितना हमारे पास 8 है परमाणु क्रमांक, परंतु क्या है कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो भाई 2 ये हो गए प्लस 8 हो गए, तो 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह मैं निकला सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और ऊपर कितना +1 है, तो -1 कर देंगे, 10 आ गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सम इलेक्ट्रॉनिक का हो गया। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिएगा अब चलती है बात आइसोस्टर्स की। देखो जो आइसोस्टर्स है शायद एनसीईआरटी में ना हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आइसोस्टर्स जो होता है उसमें क्या होता है। इसमें क्या होगा, परमाणु व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान हो। जैसे मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसमें परमाणु हमारे पास कितने हैं, परमाणु का मतलब हुआ तत्व उसमें कितने 2, 1 और 2, इसके बाद परमाणु कितने हमारे पास हो गए 2। अब उसने पूछा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होनी अनिवार्य है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास कितनी आएगी, तो हमारे पास कितना होगा, कार्बन संख्या होगी, कार्बन का हमारे पास हो गया 6 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया 8, टोटल कितना की 14,
मतलब कहने का ये है इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है 14 और परमाणु कितना है 2। इसे नाइट्रोजन में देखेंगे, नाइट्रोजन में परमाणु कितने हमारे पास हो गए 2, क्योंकि भाई 2 है ना, ऐसा करके जुड़े हुए ना ये, N2 का मतलब है कि 2। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास 7 एक का दूसरे के साथ कितनों के 14। तो कहने का अर्थ ये है इसमें परमाणु व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। देखो पहले वाले में परमाणु 2 हैं, दूसरे वाले में 2 हैं। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 14 है, 14 हैं, और दूसरे में कितने हैं 14 हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आइसोस्टर्स हैं। देखो आइसोडाइफर्स देखिएगा, आइसोडाइफर्स में क्या होगा, जो हमारा प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच का अंतर समान होगा वही कहलाएगा आइसोडाइफर। जैसे कि प्रोटॉन की संख्या मान लिया जाए, हम बोरोन की बात करें, प्रोटॉन की संख्या हमारे पास कितनी है 5 है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें नाइट्रोजन में कितनी है 7, यहाँ पर किसकी संख्या है, प्रोटॉन की। और उसमें ना प्रोटॉन में न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल ली हमें, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए करेंगे हम 11 में से हमें 5 को घटाना पड़ा, कितना है 6, और जो हमारे पास इसमें घटाएंगे इसमें भी कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, देखो तो हमारे पास नाइट्रोजन था 15 था, ठीक है। तो 15 में से हमारे 7 गए, कितने बचे 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद में 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1, यहाँ पर ही 1 आ रहा अंतर, और इसका भी अंतर हमारे पास क्या आ रहा 1 आ रहा। तो दोनों में कितना अंतर आ रहा 1 और 1। मतलब कहने का ये है कि जिसमें प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन के बीच का अंतर जो हमारे पास 1 आए 2 आए 3 आए, जो भी आएगा वही क्या कहलाएगा, आइसोडाइफर्स कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको जो ये पूरी बात बताई, समस्थानिक समभारिक जितने बताए हमारे मैंने, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, समझ रहे हो। अब जो है जो इसके महत्वपूर्ण जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं वही मेन है, और इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जब थ्योरी को पढ़ोगे तो आप जो है सवाल, हर एक सवाल को अच्छे से सोल्व कर पाओगे, समझ रहे हैं मेरी बात। अब मैं जो हूँ आपको इसके जो है सवाल अगले वीडियो लेक्चर में, और अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा मैं, जैसे कि अफवाहों का नियम हो गया, वुंड का नियम हो गया, हाइजेनबर्ग का हो गया, बोर-बरी के नियम के बारे में आपको उसमें बताऊंगा। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, और मुझे आशंका है, आप सभी पे विश्वास है कि आप जो है इस चीज़ को पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही क्या करें, आप इसको सवाल करने की कोशिश करें, कोई सवाल में आपको डाउट नहीं आएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।